हाय ऑल। तो आज के सेशन में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हमारे जो भी रियल टाइम प्रोजेक्ट है उसके आगे हमारा क्या प्लान है, हम कैसे इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं कुछ जो हमारा प्रीवियस सेशन में मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन की है, मैं क्विकली उसको डिस्कस कर देता हूँ मैं। तो हमने हमारे जैसे कि हमने हमारे लास्ट सेशन में देखा है कि जैसे हम लोग जावा रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो उसके लिए हमें काफ़ी चीज़ों का नॉलेज पहले से चाहिए, जैसा है कि फुल स्टैक डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजी है, लाइक फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट और डेटाबेस, तो ये हमारे लिए प्री रिक्विजिट है। उसका डिटेल नॉलेज प्री रिक्विजिट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी लर्न करना और प्रोजेक्ट पे काम करने में काफ़ी डिफरेंस है। प्रोजेक्ट पे काम करने की स्किल्स जो है वो एज ए किसी प्रोजेक्ट पे काम करते करते आती है, तो मैं पूरा रियल टाइम प्रोजेक्ट में एक्सप्लेन करूँगा। तो एक रियल टाइम प्रोजेक्ट का क्या प्लान होता है, मैंने मेरे लास्ट क्लास में लास्ट सेशन में सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है अबाउट कैसे इंडस्ट्री है या किस टाइप का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस टाइप का वर्क होता है, हम आगे भी देखेंगे। बट मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, तो हमको फुल स्टैक डेवलपमेंट का पहले नॉलेज चाहिए, जिससे कि हमको हमारा जितना भी फ्रंट एंड बैक एंड एंड डेटाबेस, तो इनका हमको नॉलेज चाहिए। तो हम इससे हम हमारा फुल स्टैक डेवलपमेंट करेंगे। और यदि हमारा प्रोफाइल ऐसे डेवऑप्स इंजीनियर का है तो जितने भी डेवऑप्स से रिलेटेड टूल है, लाइक गिट, मेवन, जेनकिन, डॉकर, कुबरनेट, तो जिस भी टाइप के टूल है इससे रिलेटेड, हमारे डेवऑप्स से रिलेटेड, वो हमारे प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। बट ये रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करने के पहले हमें सारे टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना ज़रूरी है। रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करना डिफरेंट है, टेक्नोलॉजी नॉलेज होना एक डिफरेंट है। जब हम लोग किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हमें किस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट इंडस्ट्री में आता है, कैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग उसका फेस होता है, और कैसे फिर एज ए डेवलपर को या डेवॉप्स टीम या क्यूए की टीम, काफ़ी सारी टीम होती है, कैसे कैसे वर्क करती है। बट अभी हमारा गोल है, हम एज ए डेवलपर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, एज ए डेवॉप्स भी किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो हम लोग किसी रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, कैसे उसको सोचते हैं, कैसे उसके लिए प्लानिंग करते हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ इस पर्टिकुलरली हमारे इस पूरी सीरीज़ में। बट मेरा पहला टारगेट है एज ए डेवलपर किस तरीके से हम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। तो मैं जिस डोमेन का यूज़ करूँगा इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए, वो मेरा डोमेन होगा ई कॉमर्स डोमेन। मैं ई कॉमर्स डोमेन इसीलिए ले रहा हूँ कि जितने भी रियल टाइम के चैलेंजेस होते हैं, तो लाइक हम हमारे रियल टाइम की एप्लीकेशन अमेज़न या फ्लिपकार्ट किसी भी टाइप का एप्लीकेशन देखें तो ये काफ़ी लार्ज स्केल पे इस टाइप का एप्लीकेशन होता है और काफ़ी सारे इसके अंदर चैलेंजेस होते हैं। काफ़ी तरीके से हमको इसमें सोचना पड़ता है, इसलिए मैं टारगेट कर रहा हूँ ई कॉमर्स प्रोजेक्ट। फ्यूचर में हम लोग अदर डोमेन बैंकिंग हेल्थ केयर का भी डोमेन का प्रोजेक्ट देखेंगे। बट अभी हमको जो भी हमने टेक्नोलॉजी लर्न की है उसको कैसे हमको हमारे रियल टाइम प्रोजेक्ट में यूज़ करना है, इसलिए मैं ई कॉमर्स प्रोजेक्ट पर अपना रियल टाइम प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। और कैसे हम सोचते हैं, कैसे हम लोग प्रोजेक्ट का मॉड्यूल बनाते हैं, मॉड्यूल बनाने के बाद में उसको डिज़ाइन करते हैं एज ए मोनोलिथिक एप्लीकेशन, और कैसे हम उसको एज ए माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशन में हम लोग उस प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो जो भी चीज़ें इंडस्ट्री में होती है, रियल टाइम में होती है, मैं काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगी जब आप वर्क कर रहे हो, या एज ए वर्क कर भी रहे हो, या अपने टेक्नोलॉजी में एनहांसमेंट कर रहे हो, या किसी एडवांस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। तो उस इन पर्टिकुलर पर्सन के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो मेरा जो डोमेन रहेगा वो ई कॉमर्स रहेगा। तो मैं थोड़ा अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि
हम जिस भी टाइप का प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं, तो उस पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं। तो मैं क्विकली सबसे पहले मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ कि हम एक ई कॉमर्स डोमेन का, किसी भी ई कॉमर्स डोमेन का हम लोग एक से प्रोजेक्ट ले रहे हैं। अब उस पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट को लेने के बाद में उस पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट में कितने मॉड्यूल्स होते हैं। अ, अब ऐसे ही किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट इंडस्ट्री में आता है, वो हमारी बिजनेस एनालिस्ट टीम कांटेक्ट करती है क्लाइंट से। उसके बाद में उसका प्लानिंग होता है, उसके ऊपर डिस्कशन होता है, प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली एज ए रिसोर्सेज जो होते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर वो एज ए डेवलप किए जाते हैं। तो हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। बट अभी हम सबसे पहले मॉड्यूल के बारे में बात करें, हमको पहले टेक्निकली कैसे वर्क करते हैं पहले उस पर फोकस करते हैं। बाकी ये फंक्शनल वर्क है, इसके बारे में हम धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। तो मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि हम जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं उसमें कितने मॉड्यूल्स है, और फिर हम उस मॉड्यूल्स को डेवलप करना स्टार्ट करेंगे एज ए मोनोलिथिक एप्लीकेशन और एज ए माइक्रो सर्विसेज। और इस पर्टिकुलरली हमारे एप्लीकेशन को हम लोग कैसे पहले क्रिएट करने, प्रोजेक्ट क्रिएट करते समय हमें किस किस टाइप के चैलेंजेस आएंगे। लाइक हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमको कैसे प्रोजेक्ट को एज ए एंटायर एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है, कैसे उसकी पैकेजिंग करना है, कैसे हमको सोर्स कोड राइट करना है, कैसे उस पर्टिकुलरली उसको उसके अंदर हमको लेयरिंग अप्रोच लगाना है, कैसे एक प्रॉपरली फॉर्मेटिंग कोड में करना जो कि इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड में होती है। और उसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को हम लोग ऐसे मोनोलिथिक एप्लीकेशन में कैसे राइट करते हैं और उसको हम कैसे माइक्रो सर्विसेज में हम कन्वर्ट करते हैं, और किस तरह से तरीके से हम उसका डिज़ाइन करते हैं, कैसे हम लोग उसको टेस्ट करते हैं, डिबग करते हैं, यूनिट यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो करते करते देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि सारी चीज़ें मैं सिर्फ जस्ट बोलने से एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ मैं। तो करते करते चीज़ें समझ में आने लगेगी। तो हम ई कॉमर्स प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जिसमें हमारे पास में काफ़ी सारे मॉड्यूल्स होंगे। तो मैं सबसे पहले राइट करता हूँ मॉड्यूल्स कि कौन कौन से मॉड्यूल्स पे हम लोग एज ए वर्क करेंगे। तो पर्टिकुलरली कोई भी प्रोजेक्ट इंडस्ट्री में आता है तो उसके लिए काफ़ी सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है, काफ़ी चीज़ें होती है, हम देखेंगे उसको बाद में। पहले हम पहले सारे मॉड्यूल्स को राइट करते हैं। तो अब हमारे पास में कोई ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है, उस पर्टिकुलरली ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के लिए उस ई कॉमर्स प्रोजेक्ट में हमको एज ए यूज़र का प्रोफाइल मैनेज करना है। एक हमारा जो मॉड्यूल होगा वो यूज़र के प्रोफाइल से रिलेटेड होगा, तो हमारा यूज़र प्रोफाइल रिलेटेड एक मॉड्यूल हमारे पास में हो गया। फिर उस यूज़र प्रोफाइल के बाद में हम एक मॉड्यूल बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे कि हमारा जितना भी उस पर्टिकुलरली ई कॉमर्स प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है या उसकी उस प्रोडक्ट की कैटेगरी है, तो हम उसके लिए एक मॉड्यूल क्रिएट करेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे एज ए प्रोडक्ट कैटलॉग मॉड्यूल। इसके अंदर हम लोग पूरा प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन हम लोग इस मॉड्यूल के थ्रू पुट करेंगे। हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, आपको काफ़ी अंडरस्टैंड होगा। जस्ट मैं हाई लेवल ऐसे मॉड्यूल डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ। फिर अकॉर्डिंगली हमें हम नेक्स्ट मॉड्यूल लेंगे जिसके अंदर हम लोग एज ए कस्टमर, यदि हम किसी प्रोजेक्ट को, किसी भी प्रोडक्ट को हम लोग सर्च करते हैं हमारे मोबाइल से या ब्राउज़र से, तो हम इस मॉड्यूल के अंदर उससे रिलेटेड वर्क करेंगे।
तो वो हमारा मॉड्यूल होगा एज ए सर्च मॉड्यूल। सो ई कॉमर्स प्रोजेक्ट में जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल होता है वो एज ए सर्चिंग का मॉड्यूल होता है, क्योंकि काफ़ी सारे यूज़र बेसिकली ई कॉमर्स प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, तो वो होता है हमारा सर्च ऑपरेशन। तो यूज़र का प्रोफाइल से रिलेटेड हमारे पास में मॉड्यूल है, जहाँ पर कोई नया कस्टमर है वो एप्लीकेशन पे ऑनबोर्ड करेगा, उसको यूज़ करेगा तो पहले अपना प्रोफाइल मेंटेन करेगा उस पर्टिकुलरली उस प्रोडक्ट में, उस एप्लीकेशन में। फिर प्रोडक्ट कैटलॉग, जहाँ से वो प्रोडक्ट देख सकता है, और कहीं ना कहीं से वो प्रोडक्ट ऐड भी होंगे, तो उससे रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है हम इस प्रोडक्ट कैटलॉग मॉड्यूल में कवर करेंगे। जब हम इसको एप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे, जब तुमको फील हुआ कि रियल टाइम एप्लीकेशन कैसे बनते हैं, ये तो जस्ट हाई लेवल मैंने मॉड्यूल में कन्वर्ट किया। तो ये यूज़र प्रोफाइल रिलेटेड एक मॉड्यूल हो गया, एक प्रोडक्ट कैटलॉग रिलेटेड मॉड्यूल हो गया, एक सर्च मॉड्यूल हो गया, एक मॉड्यूल हमारे पास में होगा जिसमें कि हम लोग एज ए पर्टिकुलरली एक इन्वेंट्री इन्वेंट्री से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, लाइक कोई नया प्रोडक्ट ऐड करेगा कोई भी वेंडर और सेलर, तो वो कस्टमर को दिखेगा। जैसा कि आप अमेजन फ्लिपकार्ट पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट देखते हो, तो किसी न किसी सेलर या वेंडर से ऐड किए हुए हैं, और प्रोडक्ट कहीं से भी ऐड किया हुआ है वो हमको शो होता है। बट कहीं ना कहीं पर हमको उसकी इन्वेंट्री मैनेज करना पड़ती है कि वो प्रोडक्ट अवेलेबल है या कितना अवेलेबल है, या किसके सेलर के पास में अवेलेबल है, या वो किस एरिया में अवेलेबल है, या वो प्रोडक्ट अवेलेबल है तो वो प्रोडक्ट हमारे एरिया में हमारे रेडार में आता है कि नहीं आता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है, बड़े बड़े एप्लीकेशनों में काफ़ी चीज़ें सोचना भी पड़ती है और काफ़ी चीज़ें डेवलप करना पड़ती है। तो करते करते मैं काफ़ी एक्सप्लेन करूँगा, जिससे कि तुमको रियल टाइम चैलेंजेस जैसे सोचना है, काफ़ी चीज़ों के लिए हेल्प मिलेगी। तो एज ए इन्वेंट्री मॉड्यूल है, जहाँ पर हम लोग मैनेज करेंगे कि वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है, वो अवेलेबल है या नहीं है। हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है कार्ट मॉड्यूल। सो जैसे कि हमारे कोई भी कस्टमर है, तो वो कोई भी आइटम सिलेक्ट करता है, कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करता है आफ्टर सर्चिंग, तो वो अपने यूज़र के लेवल पे कार्ट मैनेज करता है। तो उसमें हमको प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करने के लिए या डिलीट करने के लिए जितने भी ऑपरेशन होंगे, वो हम कार्ट मॉड्यूल में हैंडल करेंगे। तो उसके बाद में हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है ऑर्डर मॉड्यूल। तो जैसे ही हमारा कार्ट क्रिएट होता है, जो जो हम लोग प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं, तो हम उसमें ऑर्डर परफॉर्म करते हैं। तो ऑर्डर होने के बाद में आगे क्या होता है, उस पर्टिकुलरली ऑर्डर होने के बाद में आगे किस किस फेज में जाता है, तो इस पर्टिकुलरली मॉड्यूल को हैंडल करने के लिए हमारे पास में ऑर्डर मॉड्यूल। फिर हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है शिपिंग मॉड्यूल। तो हमारे पर्टिकुलरली ऑर्डर का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए कि अभी ये ट्रैकिंग में कहाँ पर है, तो उसके लिए हमारे पास में है एज ए शिपिंग मॉड्यूल, जिसकी हेल्प से हम लोग देखेंगे वो पर्टिकुलरली हमारे ऑर्डर का लोकेशन क्या है। फिर उसके बाद में हमारे पास में है एज ए
पेमेंट मॉड्यूल। तो बेसिकली हम देख रहे हो कि काफ़ी सारे मॉड्यूल क्रिएट हो रहे हैं और क्रिएट होते ही चले जा रहे हैं। एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन में काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो हम इन सारे मॉड्यूल्स को लेके भी हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो उस प्रोजेक्ट का टाइप यदि मोनोलिथिक है और उसी प्रोजेक्ट का टाइप यदि माइक्रो सर्विसेज है, तो हमको क्या कॉम्प्लेक्सिटी आती है एज ए मोनोलिथिक के केस में या एज ए माइक्रो सर्विसेज के केस में, तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं वो हमको तभी समझ में आएंगे जब हमने इतने सारे मॉड्यूल्स क्रिएट करे किसी प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट कर रहे हैं, तब हमको रियल टाइम चैलेंजेस एक्चुअली में पता होते हैं। और जितने भी कॉन्सेप्ट है लाइक रिलेटेड टू माइक्रो सर्विसेज, वो जब भी फील होते हैं जब हम लोग काफ़ी बड़े बड़े मॉड्यूल्स पे काम कर रहे होते हैं। उनकी छोटे मॉड्यूल पे या जिसमें कम मॉड्यूल है उसके लिए माइक्रो सर्विसेज से इतना एडवांटेज नहीं है। बड़े मॉड्यूल हो, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हो जो कि आपस में जिनका कम्युनिकेशन हो रहा है, तभी माइक्रो सर्विसेज रिलेटेड प्रोजेक्ट काम के हैं हमारे लिए ये। इसके लिए इसीलिए मैंने ई कॉमर्स रिलेटेड प्रोजेक्ट लिया है जिसमें काफ़ी सारे मॉड्यूल रहेंगे, काफ़ी सारे चैलेंजेस आएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें होगी, तो हम लोग उसको देखेंगे। हमको फील होगा कि कैसे हम लोग रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। ये हमारे पास में से पेमेंट मॉड्यूल हो गया है, जहाँ पर हम लोग हमारे ऑर्डर का पेमेंट से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है उसको मैनेज करेंगे। फिर एक मॉड्यूल हमारा ये हो गया विश लिस्ट मॉड्यूल, जहाँ पर हम हमारे विश लिस्ट मैनेज करेंगे ताकि हम लोग प्रोडक्ट को फ्यूचर में बाय कर सके। एक हमारा मॉड्यूल है जिसको हम लोग बोलते हैं एज नोटिफिकेशन। ये हमारा है नोटिफिकेशन मॉड्यूल, जहाँ पर हम मैनेज करते हैं जो कि हमारा मैसेज या मेलिंग रिलेटेड जो भी फंक्शनैलिटी है, जो भी इस ई कॉमर्स प्रोजेक्ट में यूज़ होने वाली है, तो उसको हम लोग यहाँ पर मैनेज करते हैं। तो ये इतने सारे मॉड्यूल्स हैं, उस पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट पे क्रिएट करना है, तो ये एक मिनिमम मॉड्यूल है, और भी मॉड्यूल हो सकते हैं, बट अभी हमारा काम इतने में हो जाएगा, तो हम लोग इतने मॉड्यूल लेंगे हमारे एक रियल टाइम प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। तो इंडस्ट्री में कोई भी प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट होता है या किसी भी प्रोजेक्ट पे पर्टिकुलरली बिजनेस के पास में आता है, फिर वो आर्किटेक्ट होता है, ब्रेक होता है, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल बनते हैं उसके, फिर टेक्निकली डिफरेंट डिफरेंट उस पर टीम काम करती है, डिफरेंट डिफरेंट उसका एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल प्रोसेस होता है। हम लोग कोई भी मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं उसके लिए, जैसे कि अजाइल मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं अभी करंट में, तो उस पर्टिकुलरली मेथोडोलॉजी पे हमारा प्रोडक्ट डेवलप होता है और उस प्रोडक्ट को हम लोग डिलीवर करते हैं क्लाइंट को। तो पहले डिलीवर होता था वाटरफॉल मॉडल से, बनने के बाद डिलीवर होता था, और आज की तारीख में हम लोग उस पर डेवऑप्स स्ट्रेटजी का यूज़ करके डिलीवर करते हैं, ताकि बनते बनते हम लोग फेज बाय फेज डिलीवर करते जाते हैं, कस्टमर का फीडबैक लेके इम्प्रूवमेंट भी करते जाते हैं और प्रोडक्ट भी डिलीवर करते रहते हैं। तो इस बड़े एप्लीकेशन को बनाने के लिए, इस लार्ज स्केल एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए, हमारा जो एप्लीकेशन होता है वो पर्टिकुलरली उसके लिए हमको काफ़ी थॉट प्रोसेस करना पड़ता है। तो पहले जो एप्लीकेशन क्रिएट होते थे वो एज ए मोनोलिथिक थे, अभी माइक्रो सर्विसेज है। तो एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन क्रिएट करने में और माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशन क्रिएट करने में क्या डिफरेंस है, क्या चैलेंजेस है, पहले हम उस पर बात करेंगे। फिर हम लोग इस पर्टिकुलरली जो भी हमारा एप्लीकेशन है उसको क्रिएट करने के लिए कैसे कैसे हम लोग सोचते हैं, कैसे हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, कैसे हम लोग स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज, स्प्रिंग क्लाउड फ्रेमवर्क का यूज़ करेंगे, और उस फ्रेमवर्क का यूज़ करके हम लोग हमारा प्रोजेक्ट डेवलप्ड करेंगे।
उसके ऊपर टेस्ट केसेस लगाएंगे, उनके बीच में कम्युनिकेशन करवाएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग इस रियल टाइम प्रोजेक्ट में देखने वाले हैं। तो ये हो गई एज ए डेवलपर पर्सपेक्टिव से बात। फिर इसी प्रोजेक्ट पे हमको एज ए CI/CD परफॉर्म करना है, और उस CI/CD प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद में हमको उसको अवेलेबल करवाना है एनवायरनमेंट पे। जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में एक्सप्लेन किया था कि इंडस्ट्री में काफ़ी एनवायरनमेंट होते हैं। लाइक डेवलपर लेवल पे एक एनवायरनमेंट होता है, QA के लेवल पे होता है, UAT के लेवल पे होता है, एज ए प्रोडक्शन के लेवल पे होता है। तो उस सारे एनवायरनमेंट के लिए हमको जॉब्स राइट करना पड़ती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन करना पड़ता है, और हमको अवेलेबल करवाना पड़ता है एक वेल इस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट के लिए, जो कि मार्केट में अवेलेबल रहे। और प्रोडक्ट पे एज ए क्रिएट करते समय काफ़ी सारे एज ए नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है क्लाइंट के साइड से, जिसमें कि हमारा प्रोजेक्ट का स्केलेबिलिटी क्या है, लेटेंसी क्या है, कितना फास्ट रिस्पॉन्स आएगा, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है। हर चीज़ से हमको देखना है परफॉर्मेंस फास्ट हो। तो वो प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, उस प्रोजेक्ट के स्केल पे डिपेंड करता है, उसकी अवेलेबिलिटी कैसी फास्ट होना चाहिए, कौन सी सर्विसेज है जो फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रही है, तो उसमें ऑटो स्केलिंग परफॉर्म होना चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें हम देखेंगे फ्यूचर में, बट अभी हम लोग जस्ट इनिशियली उस सेशन में हम लोग एज ए मोनोलिथिक माइक्रो सर्विसेज और उस पर्टिकुलरली माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशन का किस तरीके से हमको उस पर डेवलप स्ट्रेटेजी लगाना है हमारी, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे ये। तो किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करने के पहले हमको नॉलेज होना चाहिए पहले कि हम उसमें कितने मॉड्यूल्स है, फिर हम लोग उस पर्टिकुलरली मॉड्यूल पे वर्क करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास में यूज़र प्रोफाइल, प्रोडक्ट कैटलॉग, सर्च मॉड्यूल, इन्वेंट्री मॉड्यूल, कार्ड मॉड्यूल, ऑर्डर मॉड्यूल, शिपिंग मॉड्यूल, पेमेंट मॉड्यूल, विश लिस्ट मॉड्यूल एंड नोटिफिकेशन मॉड्यूल से ये। तो मैं क्विकली थोड़ा सा एक यूज़ केस जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ, क्या हम डेवलप करने वाले हैं, और उसके बाद में हम आगे डेवलप करेंगे। जैसे ही कि हम लोगों ने इस तरीके से मॉड्यूल का ब्रेकअप क्यों किया, क्या रीज़न है इसका। तो यदि हम लोग किसी ई कॉमर्स प्रोजेक्ट को माइंड में सोचते हैं, तो उस प्रोजेक्ट में ऑब्वियसली यूज़र की प्रोफाइल मेंटेन होती है, ऑब्वियसली प्रोडक्ट उसके अंदर काफ़ी सारे हमको शो होते हैं, तो कहीं ना कहीं से वो ऐड होते हैं और कहीं ना कहीं से हमको शो होंगे। ऑब्वियसली हम लोग सर्चिंग का परफॉर्म करते ही हैं, हमको जिस टाइप का प्रोडक्ट सर्च करना हो तो हम उसको सर्चिंग परफॉर्म करते हैं। तो सबसे ज़्यादा किया जाने वाला जो काम है किसी भी ई कॉमर्स एप्लीकेशन में, वो है सर्चिंग। सर्चिंग सबसे ज़्यादा परफॉर्म होती है, इसलिए हमको सर्चिंग के लिए काफ़ी सारी स्ट्रेटेजी लगाना होती है। फिर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जो प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है, या उसके वेयर हाउस में अवेलेबल है नहीं है, या वेंडर के पास में अवेलेबल है या नहीं है। तो ये अपने आप में एक मॉड्यूल अपने आप में एक बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ये। जैसा कि हम लर्न करते हैं स्प्रिंग बूट या माइक्रो सर्विसेज या कोई भी एप्लीकेशन, तो हम जस्ट कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, लाइक बुक स्टोर मैनेजमेंट या एम्प्लॉय मैनेजमेंट, कोई भी कॉलेज के लेवल पे जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट होता है वो जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस है। बट यहाँ पर ये मॉड्यूल ही अपने आप में एक प्रोजेक्ट है। उस पर्टिकुलर मॉड्यूल पे काम करने के लिए एक डेडिकेटेडली टीम होती है, उस पर्टिकुलरली मॉड्यूल पे काम करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो वो मॉड्यूल कितना यूज़फुल है, कितने उस पे एज ए ट्रैफिक आएगा, कितने यूनिट आएंगे उसके ऊपर, तो मॉड्यूल ही अपने आप में कॉम्प्लेक्स होता है, एक मॉड्यूल ही। तो एक पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए काफ़ी सारी मॉड्यूल्स पे काम करना होता है। जस्ट हमको कोड राइट ही नहीं करना है, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें देखना पड़ती है, सारे काफ़ी सारे सिनेरियो टेस्ट करना पड़ते हैं। एक तभी वेल प्रूफ्ड प्रोडक्ट बनता है, वेल प्रूफ्ड रिस्पॉन्सिव, लो लेटेंसी, अवेलेबिलिटी, काफ़ी सारी चीज़ें हमको मेंटेन करना पड़ती है। तो हर मॉड्यूल अपने आप में एक प्रोजेक्ट है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट भी नहीं है। तो
अब इतने सारे मॉड्यूल पे हम लोग वर्क करते हैं, और इस पर्टिकुलरली मॉड्यूल पे पहले जो एप्लीकेशन होता था वो एज ए मोनोलिथिक एप्लीकेशन क्रिएट होता था, और आज की तारीख में जो प्रोजेक्ट क्रिएट होता है ऐसे माइक्रो सर्विसेज प्रोजेक्ट क्रिएट होता है। तो मैं एज ए अभी ज़्यादा टेक्निकली नहीं, एज ए मोनोलिथिक एप्लीकेशन और एज ए माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशन के बारे में एक थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम लोग इसके थोड़ा इंफ्रा को देखेंगे और हमारा रियल टाइम डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। तो मोनोलिथिक एप्लीकेशन में सारे के सारे जो प्रोजेक्ट है, सारे के सारे प्रोजेक्ट का ये जो प्रोजेक्ट के जो मॉड्यूल्स है, सपोज ये हमारे पास हमें मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 है, मॉड्यूल 3 है। तो सारे प्रोजेक्ट हम लोग इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के सारे मॉड्यूल है। तो इस पर्टिकुलरली मॉड्यूल्स के लिए हमारे पास में क्या है, एक सिंगल डिप्लॉयमेंट है, एक सिंगल फाइल है, वार और जार वीकेंड है। तो सारे के सारे मॉड्यूल को जो हमारा जो प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, और उसके लिए एक हम लोग एक हमारा बिल्ड क्रिएट करते हैं, पर्टिकुलरली वार और जार क्रिएट, वो एक सिंगल प्रोजेक्ट में होता है। तो ये एक मोनोलिथिक टाइप का एप्लीकेशन है। अब इस तरीके से एप्लीकेशन क्रिएट करोगे तो उसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं, हम देखेंगे इसको। और माइक्रो सर्विसेज ये बोलता है कि हमको ये सब सेपरेट सेपरेट क्रिएट करना है, और सबका डिप्लॉयमेंट सेपरेट सेपरेट होना चाहिए। तो माइक्रो सर्विसेज के लिए हमको इस पर्टिकुलरली मॉड्यूल के लिए एक डिफरेंट जार और वॉर फाइल है, इसके उसको हमको अलग सर्वर पर डिप्लॉयमेंट करना है। और इस तरीके के लिए जार और वॉर है, ये हमको डिफरेंट डिप्लॉय करना है। इसके लिए जो जार है वॉर है, ये हमको डिफरेंट डिप्लॉय करना है। और इसके लिए हमारे पास में जो डिफरेंट जार है और वॉर है, ये हमको डिफरेंटली डिप्लॉय करना है। तो इस केस में एप्लीकेशन पर्टिकुलरली एप्लीकेशन के लिए अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर हमको मैनेज करना है, अलग अलग सर्वर हमको मैनेज करना है। तो इस केस में ऑल एप्लीकेशन एक ही सर्वर पे है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सर्वर है। तो स्ट्रेट फॉरवर्डली हम बोल सकते हैं कि पहले केस में एप्लीकेशन का साइज बड़ा है, बट एक ही बार में डिप्लॉयमेंट हो रहा है, और दूसरे में एप्लीकेशन के साइज छोटे हैं, ताकि हमको सो मैनी इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे सर्वर्स लग रहे हैं, और एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए और भी रिसोर्सेज लगते हैं। तो माइक्रो सर्विसेज केस में हमारे को लार्ज स्केल रिसोर्सेज लगेंगे। तो अभी हम डिटेल में देखेंगे उसको, जस्ट ये मैं एक हल्का सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। तो हम लोग मॉड्यूल क्रिएट करते हैं, और मोनोलिथिक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, और माइक्रो सर्विसेज क्रिएट करते हैं। तो इस तरीके के हमारे पास में चैलेंजेस आएंगे। तो माइक्रो सर्विसेज के केस में सबसे बड़ा चैलेंज होता है कम्युनिकेशन का, कि एक माइक्रो सर्विसेज दूसरे माइक्रो सर्विसेज से कैसे कम्युनिकेट करती है। तो माइक्रो सर्विसेज के पहले भी कम्युनिकेशन होते थे, जैसे कि हम लोग हमारे एप्लीकेशन से कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कॉल करते हैं, तो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। तो जैसे कि हमने फुल स्टैक डेवलपमेंट में लर्न किया है कि कैसे हमारा थर्ड पार्टी कम्युनिकेशन होता है। तो हम सोप का या रेस्टफुल का यूज़ करके हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये तो एज ए थर्ड पार्टी कम्युनिकेशन की बात हो गई है, लेकिन माइक्रो सर्विसेज केस में जो कम्युनिकेशन होते हैं वो भी काफ़ी
टाइप के होते हैं, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, असिंक्रोनस कम्युनिकेशन, फास्ट होना चाहिए वो भी। तो माइक्रो सर्विस के एप्लीकेशन में कम्युनिकेशन होगा तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन में इंटरप्शन भी आएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉल्ट टॉलरेंस। फिर कोई भी माइक्रो सर्विसेज यदि है तो वो पर्टिकुलरली माइक्रो सर्विसेज का कोई भी मॉड्यूल है तो हर मॉड्यूल का अपना एक डिमांड होता है। इस सारे एप्लीकेशन में तो सबसे ज़्यादा मॉड्यूल यूज़ होगा प्रोजेक्ट में, वो सर्च मॉड्यूल होगा, क्योंकि कोई भी यूज़र मैक्सिमम से मैक्सिमम सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करता है। हमारे रियल टाइम में हमारे पास में किसी भी टाइप का एप्लीकेशन है हमारे मोबाइल में, फ्लिपकार्ट या अमेजोन या मिंत्रा, किसी भी टाइप का एप्लीकेशन, तो हम सबसे ज़्यादा सर्चिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो हम उस सर्चिंग के मॉड्यूल को यदि हम लोग एज ए माइक्रो सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलरली माइक्रो सर्विसेज पे सबसे ज़्यादा हीट आएंगे, उसका रिक्वेस्ट सबसे ज़्यादा आएगा। तो ये किसी भी सर्वर पे डिप्लॉय होगा तो सर्वर पर सबसे ज़्यादा लोड आएगा, सबसे ज़्यादा उसका मेमोरी कंजप्शन होगा। जितने ज़्यादा रिक्वेस्ट आएंगे ऑब्वियसली उतने ज़्यादा सर्वर पर रिक्वेस्ट आएगी, उतने ज़्यादा थ्रेड क्रिएट होंगे, उतने ज़्यादा उसके रिसोर्सेज यूज़ होंगे। तो हमको इस पर ऑटो स्केलिंग परफॉर्म करना पड़ेगी। तो हम लोग यदि माइक्रो सर्विसेज के केस में ऑटो स्केलिंग परफॉर्म करते हैं तो हम लोगों को किसी सर्विस के लिए ही ऑटो स्केलिंग परफॉर्म करना है। ऑटो स्केलिंग का मतलब है कि उस पर हमको नए सर्वर अप कर देना है, डाउन कर देना है, तो ऑटो स्केलिंग परफॉर्म करना है। और आज की तारीख में तो हमारे पास में क्यूबरनेट क्लस्टर है, तो वहाँ पर ये चीज़ भी काफ़ी क्विकली होती है और इजी वे में होती है। तो हम सब देखेंगे फ्यूचर में, जस्ट ये एक हाई लेवल इंट्रोडक्शन है। हमको माइक्रो सर्विसेज के इस तरीके से एडवांटेजेस मिल जाएंगे। सिमिलरली यदि वो पर्टिकुलरली मॉड्यूल यदि हमारे पास में मोनोलिथिक एप्लीकेशन में है और हम ऑटो स्केलिंग परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमको नया रिसोर्स या नया सर्वर क्रिएट कर देंगे, लेकिन सारे के सारे मॉड्यूल उस पर रिडिप्लॉय होंगे। तो जितना बड़ा डिप्लॉयमेंट होता है, जितना बड़ा प्रोजेक्ट का साइज होता है, उसका बिल्ड बनने में भी उतना टाइम लगता है, बिल्ड बनने में भी उतना टाइम लगता है, और साथ में उसको एज ए बिल्ड बनना और उसका डिप्लॉय होने में भी काफ़ी समय लगेगा। तो इस चीज़ में यदि हमको कोई उस पर रीवर्क कर रहे हैं या कई बार डेवलप करते समय हमें क्विकली बार बार फिक्स डाल के हमको सर्वर रिस्टार्ट करना पड़ते हैं, तो हमको बार बार क्या करना पड़ता है कि उसका बिल्ड बनाओ और फिर से सर्वर रिस्टार्ट करो, तो काफ़ी टाइम लगता है। तो काफ़ी सारे चैलेंजेस है मोनोलिथिक एप्लीकेशन के साथ में। तो हम लोग माइक्रो सर्विसेज पे आते हैं, लेकिन माइक्रो सर्विसेज पे प्रोजेक्ट पे काम करना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट से रिलेटेड चैलेंजेस तो है, उसके साथ में हमको इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चेंजेस भी आते हैं, माइक्रो सर्विसेज कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी चैलेंजेस आते हैं। तो ये एप्लीकेशन माइक्रो सर्विसेज जो आज की तारीख में हम लोग माइक्रो सर्विसेज यूज़ करते हैं, ये बहुत अच्छा है, बट इसके चैलेंजेस भी हैं। बट ये एज ए जो उसके चैलेंजेस है, वो चैलेंजेस क्रिएट करते समय, प्रोजेक्ट डेवलप होते समय है, उसके बाद में एक बार स्टेबल हो गए तो उसके बाद में ये प्रोडक्ट क्लीन हो गया, उसके बाद में इशू नहीं है इसमें। हम काफ़ी सारी चीज़ें फिर अवॉइड कर देंगे, जब ये मेंटेनेंस में जाएगा तो चीज़ें क्विकली परफॉर्म होगी। बट वाइल डेवलपमेंट, वाइल माइग्रेशन, वाइल प्लानिंग काफ़ी सारे चैलेंजेस आएंगे इसमें। बट एक बार होने के बाद में मेंटेनेंस फेज में इतने चैलेंजेस में फेस नहीं करना है जितना हमको उसके पहले करना है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे चैलेंजेस है, और मोनोलिथिक एप्लीकेशन में, इस पर्टिकुलरली मोनोलिथिक एप्लीकेशन में एक ही बिल्ड में सारी चीज़ें, एक ही प्रोजेक्ट में सारी चीज़ें हैं, तो काफ़ी सारे चैलेंजेस इसमें एज ए रन टाइम पे आते हैं। तो जो जो कि फॉर एग्जांपल के लिए यदि मेरा एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन है ई कॉमर्स, और किसी भी मॉड्यूल में मुझे कुछ इशू आ गया, लाइक पेमेंट के मॉड्यूल में इशू आ गया, तो मुझे मेरे एप्लीकेशन को उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के लिए मुझे पूरा एप्लीकेशन डाउन करना पड़ेगा। तो उस एप्लीकेशन को डाउन करने के लिए एक डाउन टाइम आएगा, एंड यूज़र को उतने समय के लिए वेट करना पड़ेगा। तो
आज की तारीख में जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा एप्लीकेशन 10 मिनट के लिए भी ई कॉमर्स एप्लीकेशन यदि डाउन टाइम में चले जाता है तो हमको करोड़ों का लॉस होता है। एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है ऑब्वियसली, लेकिन आप खुद ही सोच के देखो, यदि यदि वो एप्लीकेशन फ्लिपकार्ट या अमेजन टाइप का है और बिग बिलियन डे या किसी भी फेस्टिवल टाइम में एप्लीकेशन बंद हो जाए एक कुछ समय के लिए, कपल्स ऑफ मिनट्स के लिए भी, तो करोड़ों का बिजनेस लॉस हो सकता है। काफ़ी पेमेंट से रिलेटेड इशू हो सकते हैं, या जो भी कस्टमर सर्च कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, अपना ऑर्डर कैंसिल कर दे, माइंडसेट अपना चेंज कर ले, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कुड बी हैपन। तो चैलेंजेस दोनों में है, लेकिन माइक्रो सर्विसेज में ज़्यादा कन्वीनियंट है, और इस पर्टिकुलरली माइक्रो सर्विसेज के लिए टेक्निकली और एज ए थिंकिंग, और जैसा भी हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करते समय हम सोचते हैं, तो हमारा सोचने का स्कोप काफ़ी बड़ा होता है। तो यदि हम एज ए फुल स्टैक डेवलपर भी हैं तो भी हमको डेवलपमेंट के साथ में कुछ एडिशनली नॉलेज रिलेटेड टू डेवऑप्स, रिलेटेड टू एडब्ल्यूएस होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है यदि हम लोग माइक्रो सर्विसेज के केस में काम कर रहे हैं तो। क्योंकि लेट से मेरा रियल टाइम प्रोजेक्ट है जावा के बारे में, बट माइक्रो सर्विसेज बाउंडेड नहीं है कि सारे के सारे माइक्रो सर्विसेज जावा में ही होगी। हम लोग लर्निंग हमने जावा से किया है, हमने स्प्रिंग बूट लर्न किया है, स्प्रिंग रिलेटेड फ्रेमवर्क लर्न किए हैं, तो हम लोग अभी हमारे एप्लीकेशन को डेवलप्ड जावा में कर रहे हैं। बट माइक्रो सर्विसेज किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है। माइक्रो सर्विसेज सर्वरलेस भी हो सकती है। हम एडब्ल्यूएस का रिसोर्स करके हम लोग माइक्रो सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं। तो माइक्रो सर्विसेज पे कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। माइक्रो सर्विसेज किसी प्लेटफॉर्म पे हो सकती है। हम लोग हाइब्रिड यदि हम लोग स्प्रिंग क्लाउड का यूज़ कर रहे हैं तो एज ए लर्निंग पर्पज से कर रहे हैं, बट क्लाइंट के अकॉर्डिंगली हम हमारे इंफ्रा को एडब्ल्यूएस या किसी एज्योर क्लाउड या किसी अदर हाइब्रिड क्लाउड में वर्क कर रहे हैं कि कुछ सर्विसेज हम एडब्ल्यूएस के अदर अदर रिसोर्सेज के ले रहे हैं। तो उस लेवल पे भी माइक्रो सर्विस का कम्युनिकेशन हमको कैसे करना है, तो हमको एक लार्ज स्केल पिक्चर देखना पड़ती है माइक्रो सर्विसेज के केस में। क्योंकि माइक्रो सर्विसेज का जो में एडवांटेज है वो यही है कि इसकी अवेलेबिलिटी हाई है और स्केलेबल है और लो लेटेंसी, कम समय में हमको रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्डली एक टेक्नोलॉजी या एक ही तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर से पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर हमको सारे तरीके से सोचना पड़ता है, कैसे हमको क्लाउड का कोई सर्विसेज यूज़ करना है ताकि हमारा रिस्पॉन्स टाइम फास्ट हो, किस तरीके से हमको हमारा टेक्निकली कोडिंग की साइड से कम्युनिकेशन फास्ट करना, हम लोग जो भी हमारा एज ए मैसेज प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, काफका है, कोई भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, कोडिंग के साइड से हम लोग स्ट्रीमिंग के एपीआई यूज़ कर रहे हैं, एज ए हाई लेवल पे बैकएंड के साइड से हम लोग डेटाबेस या कोई स्पार्क का हडूप ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो हमको एक बड़ी पिक्चर देखना पड़ती है इन केस ऑफ माइक्रो सर्विसेज। तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें कवर करूँगा, सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा अबाउट क्लाउड टेक्नोलॉजी वाइज, फ्रंट एंड के साइड में भी ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग ऐसे फुल स्टैक डेवलपमेंट में ये करने वाले हैं ये। तो कैसे कैसे हमको उसमें इंटरव्यूज में क्वेश्चन होते हैं, तो एक नॉर्मल पहले जो क्वेश्चन होते थे वो थोड़े डिफरेंट थे, बट माइक्रो सर्विसेज के केस में हमको काफ़ी सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड होते हैं या माइक्रो सर्विसेज के चैलेंजेस रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। उसमें टेक्निकल क्वेश्चन नहीं होते हैं ज़्यादा, उसमें आपका थिंकिंग क्या है ज़्यादा देखते हैं माइक्रो सर्विसेज के केस में। फॉर एग्जांपल के लिए माइक्रो सर्विसेज कम्युनिकेट कर रही है, कोई माइक्रो सर्विसेज कोई फेल हो जाए उस केस में क्या होगा, या माइक्रो सर्विसेज में कम्युनिकेशन कैसे होता है, गेटवे कैसे काम करते हैं, लोड बैलेंसर कैसे काम करते हैं। तो वो थोड़ा सा थिंकिंग वाली चीज़ है। माइक्रो सर्विसेज का मीनिंग ही थिंकिंग है। डेवलपमेंट तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी में कैसे भी हो सकता है, बट उसको सोचना और उस पर काम करना ये थोड़ा सा ये चैलेंजिंग है। तो हम सब काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे। तो हम नेक्स्ट सेशन में इस पर्टिकुलरली मॉड्यूल को हम लोग एज ए मोनोलिथिकली
कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे हम लोग उसको माइक्रो सर्विसेज में क्रिएट करते हैं, और माइक्रो सर्विसेज पहले स्प्रिंग का क्लाउड यूज करके हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं पहले वो देखेंगे। फिर इस माइक्रो सर्विसेज पे को डेवलपर काम करता है तो कैसे अप्रोच करना है, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उस पर्टिकुलरली माइक्रो सर्विसेज को हम लोग कैसे डिप्लॉय करते हैं ओवर द सर्वर बाय अवर डेवऑप्स टीम। पहले तो हम डेवलपर के लेवल पे क्या है वो देखेंगे, फिर हम लोग डेवऑप्स के लेवल पे भी देखेंगे। बट डेवऑप्स के लेवल पे जो कि डेवऑप्स टीम करती है, यदि हमारा प्रोफाइल डेवऑप्स का है तो हमको कैसे काम करते हैं वो भी देखेंगे। बट एज ए डेवलपर पहले हम क्रिएट कर लें उसको, तो काफ़ी समय तक हमारा प्रोजेक्ट एज ए डेवलपर के लिए ही है, और एक टाइम के बाद में हम लोग डेवऑप्स के इस प्रोजेक्ट को डेवऑप्स पे कैसे हम लोग डिप्लॉय करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेवऑप्स ये भी करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट दोनों तरफ यूज़ हो सकता है, लेकिन ये मेरा पहला गोल है कि मैं एज ए डेवलपर की साइड से मुझे इस पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट को डेवलप करना है। डेवलपर के साइड में प्रोजेक्ट को डेवलप करने का मीनिंग ये है कि कैसे डेवलपर सोचता है, कैसे डेवलपर फ्रंट एंड साइड में सोचता है, कैसे डेवलपर बैक एंड साइड में सोचता है, कैसे वो अपने पैकेज क्रिएट करता है विथ इन अवर एप्लीकेशन, कैसे अपना कोड राइट करता है, कोडिंग को राइट करने के कैसे रूल वो या अपना कोडिंग स्टैंडर्ड किस किस कोडिंग स्टैंडर्ड से अपना कोड राइट करता है, उस कोडिंग स्टैंडर्ड से अपना पर्टिकुलरली किस किस लेयर पे कैसे काम होता है, काम होने के बाद में कैसे वो उस पर अपने कोड की टेस्टिंग परफॉर्म करता है जिससे कि वो एक वेल प्रूफ्ड हमारा सोर्स कोड रहे। फिर कैसे उसके ऊपर पर्टिकुलरली उस प्रोजेक्ट का बिल्ड क्रिएट करता है, जिसको डिप्लॉय करता है, कैसे उस पर यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म होती है। तो पहले डेवलपर के साइड से हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे, उसके बाद में एक मैच्योरिटी आएगी डेवलपमेंट साइड से अपने कोड को डीबग भी करना। यदि हम हमारा प्रोजेक्ट मेंटेनेंस फेज में है तो हमको डीबग करते भी आना चाहिए। तो डेवलपर की साइड से पहले हमको सोचना है, हम लोग कुछ समय बाद में डेवलप्स की साइड से देखेंगे, पहले हमको हमारी स्किल इम्प्रूव करना है एज डेवलपर के साइड से। तो हम लोग सब इसी पर्टिकुलरली सीरीज में हम लोग काफ़ी चीज़ें देखने वाले हैं। तो मैंने मोर देन 10 ईयर्स काफ़ी प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो मैं सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, क्या क्या मेरे एक्सपीरियंसेस रहे, क्या क्या रियल टाइम चैलेंजेस आते हैं। तो पर्टिकुलरली आई होप ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल हो। अब हम इसके आगे हमारा जो डेवलपमेंट है हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेशन में।